हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी छुट्टियों को आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि हम बात कर रहे थे सेल के बारे में। आपने काफ़ी सारी चीज़ें सेल के बारे में पढ़ ली हैं और आज भी हम सेल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, आप ये जो चैप्टर है वो काफ़ी दिनों बाद कंटिन्यू कर रहे हो, तो सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे अभी तक हमने सेल में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने सेल के बारे में जब बात की तो हमने क्या कहा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि जो सेल यानी कि कोशिका है वो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यही हमने कहा था। और आपने यही लाइन हर बार सुनी होगी। क्या कहती है ये लाइन? स्ट्रक्चरल से क्या मतलब है, यानी कि संरचनात्मक से क्या मतलब है कि सेल क्या है, हमारी इकाई है, हमारे शरीर की इकाई है। एक एक सेल से मिलकर हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। जैसे कि और जब हम बात करते हैं, जब भी मकान यहाँ पे बन रहा है, हमने कहा एक एक ईंट से पूरे मकान का यहाँ पे निर्माण हुआ है। वैसे ही हमने क्या कहा, एक एक सेल से यहाँ पे पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि संरचनात्मक इकाई है। ये बात क्लियर है। सेकेंड हमने कहा फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट यानी क्रियात्मक। अब जो भी चीजें हो रही है हमारी बॉडी में, जितनी भी प्रोसेस हो रही है सारी सेलुलर लेवल पे यहाँ पे हो रही है। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पे अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो सेलुलर लेवल पे हो रहा है। इसी प्रकार हर प्रकार की जो भी यहाँ पे क्रियाएं हैं वो सेलुलर लेवल पे हो रही है। इसीलिए हमने क्या कहा, सेल क्या है, फंक्शनल यूनिट भी है, क्रियात्मक इकाई भी है। दोनों शब्दों का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, क्रियात्मक और यहाँ पे क्या है, संरचनात्मक। यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है वो हमारी क्या है, सेल है। ये हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है, यहाँ पे एक टेबल आती है और एक टेबल में हमें बताया गया है कि कौन कौन सी जो डिस्कवरी है वो कब हुई है। एक बार फिर से हम फटाफट से देख लेते हैं डिस्कवरी के बारे में, किसने इस डिस्कवरी को किया था, कौन सी डिस्कवरी यहाँ पे हुई थी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे रॉबर्ट हुक का नाम। ठीक है, हमने क्या कहा है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने यहाँ पे सेल की डिस्कवरी की थी, यानी कि कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अब कोशिका की खोज की थी ये बात आपको पता है। ठीक है, लेकिन सेकेंड हमने क्या बात की है, यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की सेल को यहाँ पे डिस्कवर किया था। तो हमने क्या बात की, हमने कहा कि जब भी रॉबर्ट हुक ने यहाँ पे जो पेड़ की जो छाल थी, जो बात थी, उसे जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या देखा, छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर थे यहाँ पे। छोटी छोटी क्या देखी, रूम लाइक स्ट्रक्चर देखी। और इन्हीं को हमने बाद में क्या कहा, ये क्या है, सेल्स हैं। और हमने क्या कहा कि हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी है वो छोटे छोटे सेल से यहाँ पे, या छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर थे जिन्हें हमने सेल कहा है, उससे बनी हुई थी। ठीक है, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास नाम आता है वो है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने 1674 की बात है, उन्होंने क्या किया, फाउंड द प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड ऑफ वाटर। अब देखिए आपके पास दो नाम आते हैं। ल्यूवेनहॉक ने भी क्या किया था, सेल को ही डिस्कवर किया था, लेकिन किस प्रकार की सेल थी, वो लिविंग सेल थी। रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार से किया, नॉन लिविंग सेल को यहाँ पे डिस्कवर किया। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन आएगा कि सेल की डिस्कवरी किसने की है, आप रॉबर्ट हुक का नाम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो लिविंग कोशिका है, लिविंग सेल है, उसको किसने डिस्कवर किया है, आप कहेंगे ल्यूवेनहॉक ने किया है डिस्कवर। कहाँ से किया था, इन्होंने तालाब के पानी को लिया था और उसमें जो एल्गी थी उसकी सेल्स को उन्होंने वहां पे देखा था, ऑब्जर्व किया था। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके पास बन गए हैं। ये आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन है वो घुमा करके आ सकता है। सिंपली या तो आपको पूछा जाएगा सेल की डिस्कवरी के बारे में, या तो आपको पूछा जाएगा लिविंग सेल की डिस्कवरी के बारे में। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी कहा जा सकता है कि जो नॉन लिविंग सेल है उसे किसने डिस्कवर किया, तो उसे भी किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है आपको। अब बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। 1831 की ये बात है, क्या किया था इन्होंने, रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यूक्लियस इन द सेल। ठीक है, इन्होंने न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस को यहाँ पे बताया था। न्यूक्लियस क्या होता है ये आपने बहुत अच्छी तरीके से जाना है। हमने क्या कहा है कि हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है और वहां पे क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे क्या होगा,
जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो हमने कहा था कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और उसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और इसी न्यूक्लियस को किसने यहाँ पे डिस्कवर किया? हमने कहा रॉबर्ट ब्राउन ने। इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है, आपके एग्जाम पर्पज से भी आपको याद रखना है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पुरकेंजी की, और ये है 1839 की बात। इन्होंने क्या किया था? इन्वेंटेड द टर्म प्रोटोप्लाज्म विच इज द लिक्विड प्रेजेंट इन द सेल, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? प्रोटोप्लाज्म को यहाँ पे डिस्कवर किया था, ठीक है। आगे आगे जानेंगे हम, डिटेल में जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में, हम डिटेल में जानेंगे प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने शेल्डन एंड स्वान के बारे में बात करेंगे। 1838 और 1839 की बात है, और इन्होंने क्या दी थी? यहाँ पे सेल थ्योरी दी थी। क्या कहती है सेल थ्योरी? अभी बात करेंगे। सिंपली सेल थ्योरी इतनी ही कहती है कि सेल क्या है? हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। एक बात तो ये हो गई है। सेकंड, उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि जो नई सेल बन रही है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन रही है। इट मीन्स क्या कह रहा है कि जो नई सेल का जो निर्माण होगा वो पुरानी सेल से ही यहाँ पे होगा। इतना ही सेल थ्योरी हमें बताती है, ठीक है। आपको याद रखना है सेल थ्योरी किसने दी थी। और अगर हम वर्च्यू के बारे में बात करेंगे, 1855 की ये बात है। इन्होंने क्या किया था? सजेस्टेड दैट ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन नेचर, ठीक है। ये जो बात हमें बताई थी कि जो नई सेल बन रही है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से उनका फॉर्मेशन हो रहा है, ये वर्च्यू ने हमें बताया था। ओके, तो इस टेबल को हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारा यहाँ पे क्या चल रहा है? रिवीजन चल रहा है, तो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी देखेंगे। तो अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। कौन कौन से पॉइंट हमारे पास आए? सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमें यही बता रहा है सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हमने काफी बार इन सारी चीजों के बारे में बात कर ली है, ठीक है। सेकेंड जो लाइन है वो हमें बता रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो लिविंग सेल, वो सेल से हुआ है, ठीक है। तो ये बात हम स्टार्टिंग से करते चले आ रहे हैं। ये बात हमें पता है कि जो भी लिविंग होगा, चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे यूकैरियोट्स है, चाहे प्रोकैरियोट्स है, सबका जो फॉर्मेशन हुआ है वो सेल से ही हुआ है, ठीक है। ये बात हमें पता है। तीसरा पॉइंट हमें क्या बता रहा है? सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो नई सेल बन रही है उसका जो निर्माण हो रहा है वो पुरानी सेल से ही हो रहा है, ठीक है। ये सेम वैसा ही है जैसे कि हमने कहा कि नई जो संतति बन रही है, नए जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, उनका निर्माण कहाँ से होगा? उनके पेरेंट्स से हो रहा है, ठीक है। तो ये सेम वैसा ही है कि जो नई डॉटर सेल बनेंगी कहाँ से बन रही है? पेरेंट सेल से बन रही है। इसी को हम क्या कहते हैं? सेल थ्योरी कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है सेल थ्योरी किसने दी। अब हमारे पास जो नई हेडिंग आती है उसमें हमसे कहा गया है हाउ कैन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सेल, ठीक है। यही बात हमें जो सेल थ्योरी में हमें बताई गई थी, हमें बताया गया था कि एक सेल से ही बहुत सारी सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि नई सेल जो बन रही है वो पुरानी सेल से ही बन रही है। अब हमारे पास क्वेश्चन यही आता है कि कैसे एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हो सकती है, यही हमें बताना है। अब देखिए क्या होता होगा कि जब यहाँ पे एक सेल में कुछ चेंजेस आते होंगे, कुछ परिवर्तन होते होंगे, और उसी से फिर बहुत सारी सेल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो क्या हमें यहाँ पे बताया गया? हमने कहा सेल कैन डिवाइड इटसेल्फ इनटू अ सेल ऑफ इट्स ऑन टाइप, therefore more cells can generate from an already existing cell, ठीक है। क्या हमें बताया गया है? हमें बताया गया है कि जो सेल है, एक कोशिका है, कोशिका में चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। कोशिका में क्या होगा? सिंपली हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस यहाँ पे हो गया है, और यहाँ पे क्या है? साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब इस सेल में क्या होंगे? कुछ चेंजेस होंगे, और इन चेंजेस के द्वारा ये जो सेल है वो दो सेल में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। दो सेल या दो सेल से ज्यादा भी हो सकता है। अभी हम क्या बात करेंगे? एक सेल से यहाँ पे दो सेल का फॉर्मेशन हुआ है, कैसे हुआ है वही चीज हमें जाननी है। देखिए हमने कहा ये जो एक सेल है दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, यानी कि दो भागों में विभाजित हो गई है। अब विभाजित हो गई है तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हमने कहा यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले हमने कहा यहाँ पे क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है। उसके बाद ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है फिर साइटोप्लाज्म, और ये है हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक है। ये तीन चीजें हमारे पास है।
अब हमने कहा यहाँ पे कि जब इस सेल से यहाँ पे 2 सेल में डिवाइड होती है ये सेल, तो इसमें अब क्या होगा, अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है यहाँ पे तो फुल है, 100% है। जब इससे 2 सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है तो 50% साइटोप्लाज्म यहाँ चला गया और 50% साइटोप्लाज्म यहाँ चला गया। क्या हम ऐसा कहते हैं? नहीं, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहते। हमने कहा अगर 100% अमाउंट साइटोप्लाज्म का इस सेल में है तो इसमें भी 100% होगा और इसमें भी 100% होगा। इट मीन्स जितना अमाउंट साइटोप्लाज्म का जेनेटिक मटेरियल का और जो भी मटेरियल सेल के अंदर आते हैं, जितना अमाउंट पेरेंट सेल में होगा उतना ही अमाउंट यहाँ पे क्या होगा, डॉटर सेल में भी होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, कैसे ऐसा पॉसिबल है? हम क्या देखते हैं, जनरली जब हमने एक रोटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हमने क्या किया है, हमने कहा जब हमने एक रोटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है तो अमाउंट हमारे पास अगर हम देखें, हमारे पास हाफ रोटी बची है, हमारे पास फुल रोटी नहीं आती है। सेम वैसे ही हमने क्या किया, एक गिलास पानी को हमने लिया है और एक गिलास पानी को जब हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो अब हमारे पास आधा गिलास पानी बचा है। अमाउंट कितना है, हाफ हो गया है। तो यहीं पे हमने कहा कि एक सेल जब 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है तो कैसे ये जो अमाउंट है ये 100% हो रहा है। देखिए, जब भी यहाँ पे सेल डिवाइड होगी तो उसके अंदर कुछ प्रोसेस चलती हैं, जैसे आप सेल डिवीजन के नाम से जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे और आप डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल कैसे डिवाइड हो रही है, तो आप क्या देखेंगे, वहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसका जो अमाउंट है वो भी डबल होता है, यानी कि न्यूक्लियस को भी डिवाइड होना। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, यहाँ पे अलग अलग सेल में अलग अलग न्यूक्लियस आ गए हैं, तो जो न्यूक्लियस है उसका अमाउंट डबल हुआ है, यानी कि जेनेटिक जो मटेरियल है उसका अमाउंट क्या हुआ है, डबल हुआ है। ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके बाद हमने कहा ये जो साइटोप्लाज्म है या जो भी यहाँ पे ऑर्गेनेलिज है, सबका जो अमाउंट है वो डबल हो रहा है। यहाँ पे डबल हो रहा है तो क्या होगा, जैसे जैसे जो सेल के अंदर जो भी मटेरियल है वो डबल होता है तभी वहाँ पे क्या होगा, सेल डिवाइड होगी। अगर यहाँ पे किसी भी मटेरियल का जो अमाउंट है वो डबल नहीं हुआ है तो सेल यहाँ पे डिवाइड नहीं होगी। तो इसीलिए क्या होता है, देखिए अमाउंट यहाँ पे डबल हो गया है, तो सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। अब जो नॉर्मल कंडीशन में इस सेल में जो अमाउंट था वही इस सेल में भी आया और इस सेल में भी आ गया है। इस प्रकार से क्या होगा, सेल डिवाइड होगी। आपने देखा होगा कि जो न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है और जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है उसे हम अलग अलग टर्म्स के रूप में जानते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब आपके होमवर्क में ये है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लेके आना है, कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं, साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं। जब हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी तो सबसे पहले मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगी, आपने घर पे जाके देखा या नहीं देखा। मैं भी आपको बताऊंगी लेकिन मैं आपको कल बताऊंगी कि कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं, साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं। अभी तक हमने क्या बात की है, अभी तक हमने सिर्फ इतनी बात की है यहाँ पे कि जो सेल है वो डिवाइड कैसे होती है। सिंपल सा हमने कहा कि सेल के अंदर जो भी मटेरियल है वो डबल हो जाता है, तो सेल डिवाइड यहाँ पे हो जाती है और इसी प्रकार से ये जो प्रोसेस है आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, हमने कहा ये जो प्रोसेस है ये आगे भी चलती रहेगी और इसी प्रकार से एक सेल से यहाँ पे बहुत सारी सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। देखिए, अब आपको यहाँ पे बताया गया है ऑर्डर ऑफ थिंग्स। यहाँ पे आपको बताया गया कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो सेल डिवाइड हो रही है, सेल की ग्रोथ हो रही है, उसका एक ऑर्डर है, उसका एक सीक्वेंस है जो कि आपको याद रखना है। हमने कहा कि हमारी जो बॉडी है उसका जो फॉर्मेशन है वो सेल से मिलके बना हुआ है। हमारी पूरी बॉडी कोशिका से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कोशिका, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ध्यान रखिए, बार बार आपसे बताया जा रहा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जैसे कि हमने कहा कि एक एक बूंद से हमने पूरा ग्लास भर दिया है या कोई भी बर्तन भर दिया है तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो यूनिट है वो क्या है, उस पानी की जो यूनिट है वो एक एक बूंद पानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, या फिर अगर हम बात करें केमिस्ट्री से हम अगर बात करें तो हमने क्या कहा कि पानी का जो एक एक मॉलिक्यूल है उससे मिलके क्या है, पानी को हम भर रहे हैं, या फिर पानी की एक एक बूंद से हम पूरे ग्लास को यहाँ पे भर रहे हैं। वैसे ही हमने क्या कहा, एक एक सेल से यहाँ पे क्या है, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये बात क्लियर है। अब हमने कहा जब बहुत सारी सेल यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगी, बहुत सारी सेल यहाँ पे डिवाइड हो गई हैं, तो अब क्या करेंगी, ये सेल मिलके एक गुच्छेनुमा संरचना बनाती हैं। ठीक है, और एक अलग सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाती हैं। पहले जो क्या था, एक एक सेल थी, वो क्या थी, सिर्फ सेल थी।
अब इन सेल में जब डिवीजन हुए, बहुत सारी सेल इकट्ठा हो गई है, अब उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना लिया है जिसे हम कहते हैं टिश्यू यानी कि ऊतक। आपको याद आ रहा होगा टिश्यू हमने बहुत सारी जगह पे बात की है, ठीक है। हमने बात की है कि जैसे अगर हम प्लांट में बात करें, हमने कहा था कि जो पेड़ होता है, पेड़ में परिवहन के लिए कुछ ऊतक होते हैं, है ना। और हमने कहा था कि उन ऊतकों को हम क्या कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। ये क्या है, ऊतक है। इसका मतलब ये ऊतक किससे मिलके बने हैं, बहुत सारी सेल से मिलके ये ऊतक यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। तो यही चीज हमने यहाँ पे भी देखी है, बहुत सारी सेल्स मिलके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ऊतक बना रहे हैं। ऊतक यानी कि टिश्यू, टिश्यू तक हम पहुंच गए हैं। अब बात आएगी यहाँ पे, बहुत सारे टिश्यू मिलके यहाँ पे क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। क्या हुआ, कोशिकाओं से ऊतक बने, ऊतकों से अंग बने, ठीक है। अंग से क्या बनेगा, अंग तंत्र बनेगा। ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। हमने कहा ऑर्गन सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन आते हैं। एक सिस्टम हमने देखा, हमने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम हम किसे कहते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन मिल करके एक पर्टिकुलर यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब इस सिस्टम में बहुत सारे अंग मिलके, जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग अंग मिलके, अलग अलग ऑर्गन मिलके डाइजेशन का ही काम कर रहे हैं। अब जो जो ऑर्गन यहाँ पे डाइजेशन का काम कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कह देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा टिश्यू से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बना रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरी एक बॉडी का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम आ गया है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम का क्या मतलब है, एक ऑर्गन सिस्टम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, एक ऑर्गन सिस्टम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है, एक ऑर्गन सिस्टम हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में है, एक रेस्पिरेट जो हमारा एक जो हमारा ऑर्गन है, जो हमारे अंग तंत्र है, वो कहाँ पे है, हमारे पाचन तंत्र से लेके हमारे जो प्रजनन तंत्र है उसमें सारे ही ये क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। यानी कि अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिल करके पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फाइनली हमारे पास एक बॉडी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, बहुत ईजी है। चलिए, अब हमने बात की थी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे सेल के नंबर के बेसिस पे हमने यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, उन्हें डिवाइड किया है। हमने कहा है जिन ऑर्गेनिज्म में एक सेल पाई जाती है उसे हम यूनिसेलुलर कहेंगे, जिसमें एक से अधिक सेल पाई जाती है उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल जो आपके पास आया है वो है अमीबा, वो आपके पास अमीबा आया है, ठीक है। यूनिसेलुलर का जो एग्जाम्पल है वो है यहाँ पे अमीबा। मल्टी सेलुलर का जो एग्जाम्पल है वो है प्लांट है, फंजाई है, एनिमल है, ठीक है। प्लांट में बहुत सारे प्लांट आते होंगे, फंजाई में बहुत सारी फंजाई आते होंगे, और एनिमल्स में बहुत सारे क्या होते हैं, एनिमल्स यहाँ पे आते हैं, जो कि आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमने देखा है शेप ऑफ सेल। अब हमने क्या, हम देख रहे हैं कि जो सेल है वो किन किन प्रकार से भिन्न भिन्न हो सकती है। अब ये बात हमें पता है कि जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो सेल से हुआ है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें, हम प्लांट सेल को कंपेयर करें, हम एनिमल सेल को कंपेयर करें, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंसेस आते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम अलग अलग प्रकार की सेल्स को देख रहे हैं। हमने कहा नंबर के बेसिस पे देखते हैं कितनी प्रकार की सेल्स हैं। हमने कहा देखते हैं कि जो शेप है सेल का, जो आकृति है, जो आकार है, क्या वो एक जैसा होता है या अलग अलग प्रकार का होता है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो सेल है उसका जो शेप है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। यानी कि सेल, अभी तक हम क्या बना रहे थे, आपने सिंपली सेल को कैसे बनाया, इस प्रकार से आपने सेल को क्या कर दिया है, यहाँ पे दिखा दिया है। लेकिन सेल का जो आकार ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर प्रकार की जो सेल है उसका आकार ऐसा ही होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ऐसा नहीं है कि हर प्रकार का जो सेल का आकार है वो यही होगा। हमारे पास अलग अलग आकार की, अलग अलग आकृति की सेल आती हैं, और किस बेसिस पे आती है, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका जो शेप है, उनका जो साइज है वो अलग अलग यहाँ पे होता है। ध्यान देखिए, शेप भी अलग होती है, साइज भी अलग होता है। अब आपके पास कुछ इमेजेस यहाँ पे आती हैं, ठीक है।
सबसे पहले ये इमेज आपके सामने आती है और ये आपको बताई गई है ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, हमारा जो ब्लड है उसमें 3 प्रकार की सेल्स यानी कि 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को अगर आप देखेंगे, इनका जो शेप है वो अलग अलग है, इनके काम के अकॉर्डिंग। देखिए, शेप भी अलग है, साइज भी अलग होता है, फंक्शन भी अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि हर प्रकार की जो सेल है उसका फंक्शन सेम होगा। जैसे कि सबसे पहले डब्ल्यूबीसी के बारे में हम बात करेंगे। डब्ल्यूबीसी का जो साइज है, आरबीसी का जो साइज है और जो प्लेटलेट्स का जो साइज है, तीनों का साइज एक दूसरे से अलग अलग है, प्लस तीनों का काम भी अलग अलग है। डब्ल्यूबीसी का जो काम होता है वो क्या होता है, हमें इम्यूनिटी प्रदान करना, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमें प्रदान करना। ठीक है, सेकेंड अगर हम आरबीसी की बात करेंगे, क्या कर रहा है आरबीसी? हमने कहा आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें, हमने कहा ब्लड क्लॉटिंग में वो क्या करता है, सहायता देता है। तो क्या देखा हमने कि जो सेल्स हैं उनका साइज भी अलग है, उनका फंक्शन भी अलग है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे मसल सेल्स आती हैं। ठीक है, तो जनरली हम मसल्स को किस कार्य के लिए जानते हैं? हमने कहा जो भी मोशन हो रहा है, जो भी मूवमेंट है वो मसल्स के द्वारा होती है। लेकिन मसल्स भी अलग अलग प्रकार की होती है। कौन कौन सी मसल है? हमने कहा कार्डियक मसल्स है, स्मूथ मसल्स है और स्केलेटल मसल्स है। ठीक है, अब इनकी लोकेशन भी अलग अलग होती है और इनके काम भी अलग अलग होते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी मसल्स होती हैं कि जो कि हमारे अकॉर्डिंग काम करती हैं, जिसे हम वॉलेंट्री कहते हैं। हम जैसे कि मेरे हाथ यहाँ पे मूव कर रहे हैं, मेरी टंग यहाँ पे मूव कर रही है, यानी कि ये जो मसल्स यहाँ पे होंगी वो मेरे कंट्रोल में है, जिन्हें हम वॉलेंट्री कह रहे हैं, जिन्हें हम ऐच्छिक कह रहे हैं। ऐच्छिक यानी कि जिन्हें मैं अपनी इच्छा से मूव करा पा रही हूँ, उन्हें हम ऐच्छिक कह रहे हैं। फिर कुछ होंगी जो इनवॉलेंट्री होंगी, यानी कि अनैच्छिक होंगी। कुछ ऐसी भी मसल्स होती हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से अपने कंट्रोल में नहीं रखते हैं, जैसे कि हमारी हार्ट है, हमारा जो हार्ट बीट है, हमारा जो हार्ट काम कर रहा है, जो फंक्शनिंग उसकी हो रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम कहते हैं कि चलो अभी हम 2 मिनट के लिए अपने हमारा जो हार्ट पंप कर रहा है उसे हम रोक लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि सांस आप लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्लड सर्कुलेशन हमारा हो रहा है, बहुत सारी चीजें जो हमारा हार्ट कर रहे हैं, हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। लेकिन हार्ट का जो मोशन है वो क्या हो रहा है, खुद से हो रहा है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। अब ये हमारे पास क्या आता है, नर्व सेल हमारे पास आ गई है। तो क्या क्या फंक्शन होता है इसका? इसका फंक्शन होता है कि जो भी यहाँ पे मैसेज है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाना, और ब्रेन जो भी कमांड देगा उसे अलग अलग ऑर्गन में पहुंचाना। क्या करेगा? ये जो नर्व सेल होते हैं हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। हमारी पूरी बॉडी में जो भी यहाँ पे एक्टिविटी होती है, जो भी स्टिमुलाई आते हैं, तो ये उस स्टिमुलस को हमारे ब्रेन में पहुंचाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने गर्म पकड़ा, हमने ठंडी चीज को टच किया है, या किसी ने हमें क्या किया है, किसी ने हमें, जैसे आपको किसी ने मार दिया है, तो आपके ब्रेन पे ये सारी जो स्टिमुलस है, इनका जो सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। अब ब्रेन क्या करेगा, हमें कमांड देगा। ठीक है, जैसे कि हमने गर्म ठंडा अगर पकड़ा है तो हमारा ब्रेन हमें कमांड देता है कि आपको एकदम से हाथ को वहां से हटाना है। और आपने देखा होगा, तो ये जो सारी प्रोसेस है विद इन अ सेकेंड होती है, बहुत कम टाइम के अंदर ये सारी प्रोसेस चलती है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की सेल है जिसका फंक्शन क्या है। आप देख रहे हैं हर एक सेल को, जितनी भी सेल को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हर एक सेल का जो फंक्शन है वो अलग अलग है। और लास्ट जो इमेज हमारे पास आती है उसमें अलग अलग प्रकार के सेल्स को आपको बताया गया है। ये रेड ब्लड सेल्स है, ये मसल सेल्स है, नर्व सेल है, ये है गार्ड सेल है, ये पैरामीशियम है, डायटम है। अब यहाँ पे गार्ड सेल जो होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, प्लांट्स में पाई जाती हैं। प्लांट्स में कहाँ पाई जाती हैं, जो लीफ है जहाँ पे स्टोमेटा पाया जाएगा, स्टोमेटा में क्या उनकी गार्ड सेल्स होती हैं। गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो इन्हीं गार्ड सेल पे डिपेंड होती है। तो ये हमने पढ़ा अलग अलग प्रकार की सेल्स के बारे में। चलिए, सो क्लास, अभी तक हमने जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं, आई होप आपको समझ आया हो, आपको याद भी आ रहा होगा कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हैं। तो आप क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को रिवाइज करके आएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।